नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाम। क्या कश्मीर में भविष्य सिर्फ अलगाववादियों के बच्चों का है? क्या दूसरों के बच्चों को पढ़ने लिखने का हक नहीं है? अलगाववादियों की वजह से कश्मीर के बच्चों ने 3 महीने से स्कूल का मुंह नहीं देखा। 8 जुलाई से अब तक 23 स्कूल जलाए जा चुके हैं। अलगाववादी कश्मीर में स्कूल खोलने के विरोध में है, लेकिन तब ये विरोध नहीं करते जब श्रीनगर में एक स्कूल के बच्चों की परीक्षाओं के लिए खास तौर पर इंडोर स्टेडियम को बुक किया जाता है और 500 से ज्यादा बच्चे बिना किसी विरोध के वहां इम्तिहान देते हैं, क्योंकि उन बच्चों में एक बच्ची अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी की पोती थी। इस स्कूल ने हाई सिक्योरिटी में 1 से 5 अक्टूबर तक इंटरनल एग्जाम करवाया। सवाल यह है कि अलगाववादियों और हुर्रियत का यह बंद कैलेंडर क्या सिर्फ दूसरों के बच्चों के लिए है? कश्मीर के बच्चों के भविष्य पर हुर्रियत की यह पत्थरबाजी आखिर कब तक चलेगी? आखिर क्यों ऐसा है कि कश्मीर के आम बच्चों के स्कूल जलाए जा रहे हैं और हुर्रियत के नेताओं के बच्चों के स्कूल चलाए जा रहे हैं? आज कश्मीर बंद का 112वां दिन है। कश्मीर में पढ़ने वाले 10 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अब बच्चे खुद सड़कों पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर में उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। तो कश्मीर का भविष्य बर्बाद करने की अलगाववादियों की साजिश आखिर कामयाब कैसे हो रही है, जबकि बच्चे खुद उनकी असलियत को समझ रहे हैं? जिन लोगों ने कश्मीर के भविष्य से अलगाववाद किया है, क्या उन्हें भारत में रहने का अधिकार है? क्यों खराब हो रहा है? हम चाहते हैं कि हमारी तालीम जारी रहे। हमें क्यों इन हालात की वजह से हमारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है, हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है इनकी वजह से। एजुकेशन सिस्टम पूरा बंद हो गया है। हम चाहते हैं हमें जस्टिस मिले, अब स्कूल्स खुले, कॉलेज खुले, हम पढ़े, हम आगे अपना फ्यूचर बनाएं। हमारी पढ़ाई वेस्ट हो रही है। आज 3 महीने से हमारे स्कूल बंद है, मगर आपसे गुजारिश है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। खुदा के लिए हमें मदद करें। जवाब मिला और 2 स्कूल जला दिए गए। क्या कश्मीर में भविष्य सिर्फ हुर्रियत के बच्चों का है? कश्मीर में अलगाववादी नेताओं का चरित्र दोहरा है और इसी दोहरे चरित्र के कारण कश्मीर के युवा शिक्षा से वंचित रहे और अलगाववादी के परिवार शिक्षा युक्त रहे। इस चरित्र को दर्शाता है। सिर्फ एक स्कूल जहाँ पे उनकी अब बच्चा या बच्ची पढ़ती है उसको खोला गया है। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों जिम्मेदार हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या कश्मीर की सरकार अलगाववादी नेता के दबाव में काम कर रही है? हुर्रियत का बंद कैलेंडर सिर्फ दूसरों के बच्चों के लिए है। ये गिलानी साहब या और भी जो हमारे हुर्रियत लीडरान हैं, उनके लिए कुछ भी मुमकिन है। उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके बच्चे स्विट्जरलैंड में, उनके बच्चे मलेशिया में पढ़ते हैं, लेकिन सफर जो करता है, मरता जो वो आम कश्मीरी है। कश्मीर के बच्चों के स्कूल जले, हुर्रियत के बच्चे स्कूल चले। ये सोची समझी रणनीति है ऐसे लोगों की जो चाहते हैं कि स्कूल बंद हो, जिसमें बच्चे स्कूल न जाते हुए उनके लिए रिक्रूट बन सके वायलेंस और आतंकवाद के इस खेल। उनको कोई परवाह नहीं है कि बाकियों के बच्चों का साल जाया है, लेकिन अपने बच्चे की परवाह है। तो कश्मीरी अवाम को जल्दी से जल्दी ये असलियत मालूम होनी चाहिए ताकि ऐसे सेपरेटिस्ट को ठिकाने लगाए। कश्मीर के भविष्य से हुर्रियत का अलगाववाद। तो आज हमारे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान हैं। सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अक्सर आप उनको टीवी चैनल्स पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देखते हैं। अनूप कौल हमारे साथ हैं,
वो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, संपूर्ण कश्मीर के चेयरमैन हैं। स्वागत है आप तीनों का आज ताल ठोके में। डबल स्टैंडर्ड है सुधांशु मित्तल अलगाववादियों का, ये बात आज से नहीं पहले से जाहिर होती रही है और अब तो पूरी तरह से पोल खुल जाती है जब आप आम कश्मीरी के बच्चों के स्कूलों को जला देते हैं और अपने बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम होते रहें, उसके लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था निकल जाने देते हैं। पर मेरा सवाल यह है सर कि इन लोगों को इतनी छूट क्यों है कि ये एक आम कश्मीरी के बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं उसका अधिकार इनके पास हो, ये तय करें कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहेगी या नहीं। रोहित जी, बड़ा गंभीर प्रश्न आपने उठाया है और इस प्रश्न में जो एक संवेदनशीलता इस स्थिति की होनी चाहिए उस पर एक आपने मूल प्रश्न रखा है कि कौन बढ़ावा दे रहा है हिंसा को और किसकी कीमत पे दे रहा है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, गिलानी साहब उसके चेयरमैन हैं। आपकी जो आज की कहानी है वो अपने आप में इतना गंभीर विषय है कि उनकी पोती या पोता जो भी है वो तो स्कूल का उसका जो है इम्तिहान खास सुरक्षा में करा जाएगा, लेकिन बाकी कश्मीरियों के बच्चों की पढ़ाई बाइकआउट करवाई जाएगी। घर जले किसी और के, ये सुरक्षा में बैठेंगे। पीड़ा हो तो किसी और को हो, कश्मीरी को हो। ये तो जो है इन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। नुकसान इनका नहीं होना चाहिए, नुकसान जो होगा आम कश्मीरी का होना चाहिए। आपने जब ये विषय निकाला तो मैंने इनका इतिहास जानने की कोशिश करी। गिलानी जी को मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। नईम गिलानी सुपुत्र जो हैं इनके, सैयद अहमद गिलानी के, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है पाकिस्तान के अंदर। इनको कश्मीर की ना तो आज़ादी से कोई लेना है ना कश्मीर के संघर्ष से कोई लेना है, और वो पुत्र हैं इनके। गिलानी साहब के दूसरे साहबजादे हैं ज़हूर गिलानी, जो नई दिल्ली में रह रहे हैं। इजहार गिलानी ग्रैंडसन जो है इनके, वो हवाई जहाज के अंदर घूमते हैं, वो क्रू मेंबर है हवाई जहाज के। इनकी बेटी फरहा गिलानी जो है वो जिद्दा में टीचर हैं। सारा परिवार जो है कश्मीर से अलग अपने भविष्य के लिए अलग अलग जगह नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, अपनी किस्मतें चमका रहा है, और आम कश्मीर के किस्मत से, उसके भविष्य से, उसके जीवन से ये खेल रहे हैं। और केवल ये अकेले नहीं हैं। मैं रिबा फारूक जो मरवेज़ उमर फारूक की बहन है, वो डॉक्टर हैं यूएस के अंदर। जुगनू उनके साहबजादे जो जनरल सेक्रेटरी सुमजी साहब के हैं, वो दिल्ली में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। आबिद सहारी, मोहम्मद अशरफ सहरी के जो बेटे हैं, वो दुबई के अंदर कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट हैं। अच्छा, सबसे बड़ी सुनिए, अंद्राबी जी, उनकी बहन जो हैं मरियम, वो मलेशिया में रहती हैं। अपनी बेटी को वो अपने बेटे को वो भेजना चाह रही थी मलेशिया, ताकि वो भी अपना भविष्य संभाल ले, लेकिन उनको पासपोर्ट नहीं दिया गया। और ये फहरिस्त यही नहीं खत्म होती। रूमा मकबूल, ये जो है ये साउथ अफ्रीका में रहते हैं। इकबाल और बिलाल हासिम कुरैशी के जो बेटे हैं, ये लंदन में रहते हैं। सनवार याकूब, स्पोक्समैन जो है गिलानी साहब के, आयाब अकबर के लड़के, वो पूना में मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर, उनके दो अलग लड़के जो दूसरे हैं वो पाकिस्तान में। मतलब ये पूरी लिस्ट देखिए। सुधांशु जी, आपने खुद कहा फेरिस्त बड़ी लंबी है। ये आपने कहा फेरिस्त बड़ी लंबी है, आपने खुद कहा। आप ये भी बता रहे हैं कि भाई इनके बच्चे खुद के पत्थर नहीं फेंकते, ये दूसरों के बच्चों से पत्थर फेंकवाते हैं। केवल अपने बच्चों को ये अफसर बनाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, विदेशों में सेटल कराते हैं। पर सर, मेरा सवाल यह है, इनको इतनी छूट कैसे मिली हुई है? इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? इनको वो सारे अधिकार क्यों मिलते हैं जब ये इस देश के संविधान में यकीन नहीं रखते, जब ये इस देश के लोकतंत्र को मानते नहीं है? तो इनको सर पे क्यों बैठाया गया? रोहित जी, आपने बहुत एक कहते हैं ना बेसिक प्रश्न उठाया है। आपने इस देश की राजनीति का विभिन्न अलग अलग रंग देखे होंगे। लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पे कहते साहब इनसे बात करनी चाहिए,
यही लोग हैं, और अगर आप इनको बात नहीं करते तो आप जो हैं एक्सट्रीमिज्म जो है पोस्टरिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ का राजनीतिक नैरेटिव जो है कश्मीर को लेके हुआ है। अलग अलग पाकिस्तान, मेरा मानना है कि इनके पीछे विदेशी ताकतें हैं जो इनको फंड भी करती हैं, और कश्मीर के अंदर जैसा आप सब जानते हैं कि बच्चे पत्थर फेंके उसका पैसा दिया जाता है। ये कोई स्वतः से लोगों के का आंदोलनकारी चेहरा नहीं है। अब तो मजबूत सरकार है ना देश में भी और कश्मीर में भी। अब भी विदेशी ताकतें इनको फंड कर जा रही हैं। अब भी 112 दिन तक ये कश्मीर को अपने मुट्ठी में बंद करके बैठ जा रहे हैं। तो फिर कैसी मजबूत सरकार चुनी लोगों ने? रोहित जी, क्योंकि सख्ती से और क्योंकि बिल्कुल एक स्पष्टता से इनके साथ जिसको कहते हैं इनको डील करा जा रहा है, इस वजह से एक वहां पे आंदोलन है, और उस आंदोलन के सामने सरकार झुकने को तैयार नहीं है। और मुझे लगता है जैसे जैसे स्पष्टता चीजें आ रही हैं वैसे वैसे जन समर्थन इनका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब लोग इनका चरित्र देख रहे हैं, इनके चेहरे देख रहे हैं, बेनकाब होते देख रहे हैं, तो लोगों में जो पहले एक भ्रमित होके एक उन्माद था वो बहुत कम हुआ है। आपने पिछले दिनों में देखा है, चाहे पत्थर फेंकने का हो, चाहे एक मास एजिटेशन का हो, वो सारी चीजें उनका उबाल कम आता जा रहा है। सर और जैसे जैसे समय दिखेगा वैसे वैसे लोगों को दिखेगा सरकार स्पष्टता से इनसे डील कर रही है। सरकार इनको कोई रूम नहीं दे रही है कि हम इनके सामने जो है झुकने को तैयार हैं। सुधांशु जी, आप बहुत दिन के बाद इस कार्यक्रम में आए हैं। कायदे से जिस तरीके का आप पक्ष रख रहे हैं सर, उस पे मुझे नहीं लगता कि आपके जो दो साथी बैठे हुए हैं इस चर्चा में वो आपको कहीं भी माफ़ी देंगे इस बात के लिए कि आप सरकार होकर विपक्ष के जैसी बातें कर रहे हैं। ये लिस्ट तो बतानी चाहिए थी कांग्रेस के प्रवक्ता को कि ये देखिए इन साहब को कितनी छूटें हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और हमारी सरकार क्या कर रही है। आप खुद ही वो लिस्ट बताने लगे सर। आपको तो ये बताना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। 112 दिन इन्होंने बंधक बना लिया कश्मीर को, हम इनको कब बंधक बना के जेल में डालेंगे? कैसे ये इस देश में सरकार के होते हुए, कानून के होते हुए, प्रशासन के होते हुए कश्मीर के लोगों को अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलने दे रहे? रोहित जी, 112 दिनों में इनको सरकार से कंसेशन कुछ निकाल पाए क्या? सरकार सख्ती से हो रही है। दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कि गोली बारूद की सरकार बन जाइए, दमनकारी सरकार बन जाइए। सर, आप लोग तय करिए, पूरे सब लोग बैठे, ये लोग सब बैठे हुए हैं। जब सीमा पे सख्ती का सवाल हम पूछते हैं सर, सबसे पहले यही झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। सवाल पूछते हैं तब आप ये सबसे पहले यही झंडा लेके वो सख्ती हम दिखा रहे हैं। आज यहाँ पे आप फिर दूसरी सख्ती हम ही से पूछने लगते हैं। अबे दुबे कुछ कह रहे हैं। अबे दुबे आप बोल लीजिए, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, बोलिए। मुझको बड़ा आश्चर्य होता है रोहित जी, आप अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए। जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की, तो इसकी शुरुआत किस प्रकार की गई? आपको मैं याद दिला दूं मित्तल साहब कि उसके पहले तक इन अलगाववादियों का 3-4 थाना क्षेत्रों में प्रभाव सीमित हो गया था। आपने इस इलेक्शन का क्रेडिट जब उनको दिया, जब अतिवादियों को दिया पाकिस्तान के, और उसके बाद मसरत आलम जैसे व्यक्ति के प्रिवेंटिव डिटेंशन की अपेक्षा रिहाई हुई, उसके बाद से डिटोरिएटिंग कंडीशन स्टार्ट हुई है कश्मीर की। आश्चर्य ये होता है मुझको तो रोहित जी, एक संवेदनशील डेटा मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जो वहां के हुक्मरान है वो भी इस बात को सुन ले। गंभीर रिपोर्ट है 15-16 की ईडीआई की। वो कहती है कि 29,092 टोटल स्कूल हैं वहाँ, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी। जिसमें से जो कश्मीर डिवीज़न है, कश्मीर डिवीज़न में अनंतनाग, बड़गाम, लेह, बाड़ीपेटा, बारामूला, इनमें करीब 7,500 स्कूल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 81% जो सरकारी स्कूल है और 19% प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसकी स्थिति यह है कि प्राइमरी में 12,44,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं, अपर प्राइमरी में 6 लाख हो जाते हैं, सेकेंडरी में 3 लाख हो जाते हैं और हायर सेकेंडरी में सिर्फ 2,46,000 बच्चे हैं। चाहिए तो ये था कि सिर्फ 30% जम्मू कश्मीर के स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी है, सिर्फ 18% में कंप्यूटर एजुकेशन है। होना ये चाहिए था कि इस परिस्थितियों के लिए कैसे काम किया जाए, उसकी अपेक्षा 31 दिन बाद उस घटना के देश के प्रधानमंत्री अब पहली बार उस पर वक्तव्य देते हैं। रोहित जी, दर्द ये होता है कि जहां समाधान
महबूबा, आप देखिए महबूबा जी बाल, सर सारा दर्द विपक्ष में आने के बाद ही क्यों होता है? सरकार में रहते हुए क्यों नहीं जागता ये दर्द? आप लोग भी तो राज कर रहे थे पहले। नहीं, 12 साल सरकार में थे। सरकार में रहते हुए हम लोगों ने, वही तो मैंने बताने की कोशिश की कि वो जो आते ही मनमोहन सिंह सरकार ने 17-18 नवंबर 2004 को 24,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया, उस पर काम करना स्टार्ट किया, तभी तो 13-14 तक ये स्थिति, उसी ने तो इन अलगाववादियों को मजबूत नहीं किया। विश्वास का वातावरण वहां की जनता के उसी रास्ते तो ये अलगाववादी मजबूत नहीं हुए सर। को मैंने तो आज ये अपने राज्य को, उसकी राजधानी को 112 दिन तक बंधक बना के बैठ लेते हैं। सर ये लोग इतने ताकतवर कैसे हो गए इस देश में, कानून के होते हुए, इस देश में सरकार के होते हुए? कैसे ताकतवर हो गए भाई? यही तो सरकार को यही तो जवाबदेही तय करनी होगी। महबूबा जी को और बीजेपी को यही जवाबदेही तय करनी होगी कि परिणामों की चर्चा करो, सिर्फ प्रसिद्धि प्रचार का काम छोड़ दीजिए। अनूप कौल, आपको ग्राउंड रियलिटी क्या है इसको समझना होगा। ठीक है, अनूप कौल को मैं चर्चा में ला रहा हूं। अब मेरा सवाल यह है अनूप कौल साहब कि जवाबदेही किसी एक पार्टी की, एक सरकार की है, या अब तक जितने लोगों को कश्मीर में राज करने का मौका मिला उन्होंने केवल राज का मजा लिया और इन लोगों के साथ हाथ मिलाकर इनको मजबूत किया, इसलिए आज इनकी इतनी ताकत है कि ये 112 दिन तक बंधक बना के रखते हैं, 23 स्कूलों को आग लगवा देते हैं, लेकिन इनके घर तक कोई सुरक्षा बल नहीं पहुंचता कि इनको उठा के जेल में डाला जा सके। अनूप कौल साहब, मैं इससे पहले कुछ बोलना चाहता हूं अभी। जी बोलिए। हाँ रोहित जी, मैं इससे पहले कुछ बोलना चाहता हूं कि जो स्थिति इस समय कश्मीर के अंदर चल रही है, पिछले 111-12 दिन हो गए हैं वहाँ पे, जिस तरह की स्थिति वहाँ पे चलाई जा रही है, वहाँ पे अब आज़ादी की लड़ाई नहीं रह गई है। ये बड़ा साफ शब्दों में आपको बता रहा हूँ मैं, ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है। ये उन्होंने एक नया स्लोगन और शगुफा छोड़ दिया है, हम क्या चाहते, निज़ाम मुस्तफ़ा। निज़ाम मुस्तफ़ा पे आ गए ये लोग अब, क्योंकि इनको पता है कि जो है कि असली क्या है कि इनकी एक टैक्टिक है ब्लैकमेल करने की। ब्लैकमेल करो, इमोशनली करो, जैसे भी करना है, सरकार से जो इनको पैसा मिलना चाहिए। आज की तारीख में वहाँ की जनता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। कुछ क्षेत्रों के अंदर ये एक सिमट के रह गए हैं। इन्होंने जो स्कूलों के ऊपर जो ये हरकतें करनी शुरू करी है, इनको चाहिए वो बच्चे पढ़ाई में ना जाके इनके लिए पत्थरबाजी करें, इनके लिए वहाँ पे तोड़फोड़ करें और इनके लिए वहाँ पे नारेबाजी करें बैठ के। शायद आपको पता नहीं है, मैं जानकारी बीजेपी के जो नुमाइंदे बैठे मित्तल साहब को भी और दुबे साहब को भी देना चाहता हूँ कि आज अभी तक कम से कम 15,000 बच्चे कश्मीरी मुसलमान जम्मू आ चुके हैं और जम्मू में उन्होंने अलग अलग विद्यालयों के अंदर जो है एडमिशन ले लिया है। जो सक्षम थे वो जम्मू पहुँच चुके हैं। हो सकता है इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भी चले गए होंगे पढ़ने के लिए वो लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इन्हें चंद जो लोग हैं, अभी मित्तल साहब ने बहुत बड़ी फहरिस्त जो है पकड़ा दी इन्होंने वहाँ पे। अरे मित्तल साहब, ये फहरिस्त तो सबको पता है, इस पर एक्शन क्या किया है सरकार ने, ये बताओ आप। हमें पता है कि गिलानी साहब को सरकार फंड भी देती है, गिलानी साहब को सरकार सुरक्षा भी देती है, गिलानी साहब को सरकार कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी भी देती है, सब कुछ देती है। या उनके जैसे जितने भी नुमाइंदे जो अलगाववादी नेता कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तानी नेशनल हूं, पासपोर्ट भी दे देती है, मांगते हैं तो कुछ। सुधांशु जी, उसके बाद कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूं। सुधांशु जी, फिर फर्क क्या हुआ आपकी और कांग्रेस और एनसी की सरकार में? अगर आप वही सारी सुविधाएं, आप वही बैठे हुए हो, क्या आप जिम्मेदारी प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे लोगों को अंदर कर दिया जाए? बोलिए सुधांशु जी, ऐसे लोग क्यों बाहर बैठे हुए हैं? ये जेल के अंदर होना चाहिए जिनको जो बाहर बैठा के रखा आप लोगों ने। ये इनकी कमजोरी नहीं है। बोलिए सुधांशु जी, आप कुछ कह रहे थे जो मैं सुन नहीं पाया। जरा सुधांशु जी, मेरा कहना ये था कि अगर वही सारी सुविधाएं, चर्चा कर रहे थे सुधांशु दुबे साहब, ये वही सारी सुविधाएं, वही सारी सेवाएं, वही सारी सहूलियतें जो कांग्रेस एनसी की सरकार में मिलती थी उन अलगाववादियों को, आपकी सरकार में भी मिल रही हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ? एग्जैक्टली वही मैं दुबे जी को बोलना चाहता हूँ। फिर क्यों आप नारा लगाते हैं कि अलगाववादियों को चलने नहीं देंगे? दुबे जी, बीज तो आपको बोया हुआ है। बोलिए सुधांशु जी, ये बीज तो बोया हुआ कांग्रेस का ही है वहां पे। नहीं, अभय जी रुक जाइए थोड़ा सा। अभय जी थोड़ा सा रुक जाइए। हमने तो डेमोक्रेट, अभय जी थोड़ा सा रुक जाइए, सुधांशु जी जवाब दे दें, फिर आता हूं आपको। बोलिए सुधांशु जी। रोहित जी, दो चीज समझ लीजिएगा। कश्मीर और कश्मीर की समस्या का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, उससे
अलग करके किसी एक पॉइंट को स्टार्ट करके कहना है कि साहब ये क्या है, ये हो रहा ही नहीं, ये संभव ही नहीं होता है। आज की जो स्थिति है वो स्थिति कोई आज की बनाई नहीं हुई है। अभी मैं दुबे जी के मुंह से बहुत कुछ सुन रहा था कि भाई 12 लाख बच्चा एडमिशन लेता है नर्सरी में और सिर्फ 3 लाख बच्चा जो है 12वीं में पहुंचता है, इसका कौन जिम्मेदार है? अरे 12 साल से तो सरकार में आप ही थे। जो बच्चा 12 साल पहले जो था 12 लाख बच्चा था वो 3 लाख तक आप ही ने पहुंचाया और उस गुनाह का जवाब हमसे मांग रहे हैं। ये भी कमाल की बात है। ये आप भी अपना दोहरा चेहरा दिखा रहे हैं। प्रश्न ये है, कश्मीर की समस्याओं का जो एक समाधान है वो सिर्फ एक बिना उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखे हुए करना संभव ही नहीं होने वाला है। एक तरफ तो शक्ति दिखाई जाए, इनके जो नापाक इरादे हैं उनको हवा ना देने के लिए हमने कहा कि ठीक है आपको जो करना है करिए, हम लोग नहीं झुकेंगे। तो उसमें ये बात हो रही कि आप ये क्यों कर रहे हैं? यही लोग आके कहते हैं सब बात क्यों नहीं कर रहे इनसे? हम कह रहे नहीं बात करेंगे, अपने इनका आंदोलन कर रहे हैं। कहा कि अगर आंदोलन में ये हिंसा करते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लेना हमारा हक है। कि इस देश के अंदर प्रचार तंत्र में हर एक को आंदोलन करने का हक है, लेकिन उसमें अगर हिंसा करेंगे बच्चों के स्कूल जलाने का अधिकार नहीं, वो अपराध है। आप जो है एक राज्य की राजधानी को बंधक बनाने का अधिकार नहीं, वो अपराध है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आंदोलन के नाम पे आप एक शहर को बंधक बना के नहीं रख सकते साहब। ऐसा दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे ही शक्ति होती है कि क्या तो वहां पे आती है कि साहब ये जो है आप प्लास्टिक मैं बोल लूं मैं बोल लूं थोड़ा, मैं और इसमें एक आपको और बता देता हूं। पिछले 2 महीने के अंदर इनके ऊपर क्या क्या चीजें हुई हैं ये पब्लिक डिबेट का विषय हो ही नहीं सकता। ना ही मैं बताने के लिए अधिकृत हूं और ना ही मैं बताना चाहूंगा। इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या आप जो सुविधाओं के नाम गिना रहे थे उनमें क्या क्या हुआ सर जो उनके हाल लेने जाते हैं वो बता दिए होते अब तक। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता ना सुधांशु जी, जो लोग उनके भला चाहने वाले हैं मीडिया में भी राजनीतिक पार्टियों में भी वो सब खोल दिए होते अब तक। उन्होंने इतना रोना गाना कर दिया होता कि आप लोगों की जवाबदेही मुश्किल हो जाती कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। मैं अपनी बात रोहित जी, देश के लोग खुश होते हैं कि चलिए इन्होंने कुछ किया तो कम से कम। आप कह रहे हैं हम बता नहीं सकते कि क्या क्या कर दिया। मित्तल साहब को मैं बता देता हूँ, मैं बताऊंगा रोहित जी, मैं बताता हूँ मित्तल साहब, मेरी बड़ी एक विस्तृत और बड़ी गंभीर, मैं बता देता हूँ। मैं 1 सेकंड खत्म कर लूँ उसके बाद आप बता दीजिएगा ना। मैं 1 सेकंड खत्म, मैं बताता हूँ क्या हो गया वहाँ पे। मैं उसके बाद जो बताना बता। सबसे पहले तो ये हुआ कि जो 8 तारीख को बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था। कौल साहब अगर आपको अपनी आवाज सुनने का बहुत शौक है तो बोलते नहीं है। दूसरे जब आप बोल रहे हैं मैं बीच में नहीं बोल रहा ना, मैं बीच में शौक नहीं है। मैं आपकी बात क्योंकि आप जो है बार बार वही चीज दोहरा रहे हैं जो सब सुन चुके हैं। मित्तल साहब सोल्यूशन बताओ पहले आप। मैं आपके लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ अपनी आवाज सुनाने के लिए। कृपा करके मुझे अपनी आवाज रखने का हक है, मुझे अपनी बात रखने का। सर आप अपनी बात रख रहे हैं और बड़ा इत्मीनान से रख रहे हैं। सुधांशु जी इत्मीनान से आप बात रख रहे हैं, कोई आपके साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं है कि आप अपनी बात ना रख पाए हो। लेकिन सवाल उनका जायज है ना कि हल तो बताइए। आप कह रहे हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सर देख ही रहे हैं 2.5 साल से आपकी सरकार है, तब से आप यही कह रहे हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। देख तो रहे हैं, देखेंगे भाई, हल तो बताइए ना सर। आप कह रहे हैं मैं बता नहीं सकता 2 महीने में इनके साथ क्या क्या हो गया। सर 2 चीजें बता देते कम से कम। रोहित जी ये हुआ। रोहित जी 8 तारीख को बुरहान वानी एनकाउंटर हुआ था। आगे बोलिए कौल साहब। उसी दिन से जो है कश्मीरी पंडितों के जो वहाँ पे एम्प्लॉइज थे वहाँ पे उनके पथराव हुआ। वो सारे के सारे 2000 एम्प्लॉइज में जम्मू में बैठे हुए हैं। ठीक है। उनके बच्चे दरबदर हो चुके हैं। ना वो यहाँ के ना वो वहाँ के रह गए बच्चे उनके। उनका सोल्यूशन क्या है? उनका भविष्य कहाँ पे जा रहा है? ठीक, उसके बारे में कोई सोचने की तैयारी नहीं कर रहा इस समय। ठीक है, मैं एक कमेंट जल्दी से अभय दुबे, उनके परिवार भी जो इस समय दरबदर बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभय दुबे जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। आप लोगों को भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। आज की जो स्थिति है, आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि महबूबा मुफ्ती की सरकार है, उसमें बीजेपी साझेदार है। ये सिर पे आके बैठे कैसे अलगाववादी सब? महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा, ये जुलाई में कहा जब प्रधानमंत्री जी से मिली कि कश्मीर की समस्या का समाधान प्रधानमंत्री जी के पास है सिर्फ,
और उसका दोष हम पर मढ़ा, जबकि जुलाई में जब बैठक की थी उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में, तो कहा कि मनमोहन सिंह जी का जो 5 वर्किंग ग्रुप का सॉल्यूशन है वही परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है जम्मू कश्मीर का। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कैसा दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि जो अभी एम्बेसी में जासूसी के आरोप में महमूद पकड़ाया है उसको तो आप छोड़ रहे हैं पाकिस्तान जाने के लिए, और जो हमारा सैनिक गलती से सीमा पार करके चला गया था, सर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जानते हैं आप, चंदू बाबूलाल चौहान, उसके कैसे आप बात कर रहे हैं सर? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जानते हैं आप भी लोगों ने दस्तखत किए होंगे 1963 में उसको लेके वियना समझौते पे। आज आप बताने लगे कि इसको क्यों भेज दिया। रोहित जी, लेकिन क्या हमारा जो सैनिक गलती से चला गया जिसको पाकिस्तान ने भी एडमिट किया, सर देश के मामलों पे बात करते हुए देश की तरफ से बोल लिया कीजिए थोड़ी देर को, कम से कम सोच के कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपकी क्या फजीहत होगी अगर आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पाए आदमी को जेल में रख लेंगे तो। और जो बाहर घूम रहे हैं मैं कह रहा हूं उनको पकड़ लीजिए ना, चाहता हूं कि उनके ऊपर तो कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है, हुर्रियत वालों पर। यही नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि आप तो क्रेडिट उनको देना जब प्रारंभ कर दिया, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन था मसरत आलम का उसको छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने सोचा कि उनकी लिबर्टी से ही समाधान है, जबकि हमने ये परिस्थितियां वाकई निर्मित कर दी थी कि उनका प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया था। सर रहने दीजिए, सबको पता है किसका कितना प्रभाव था और किसके प्रभाव से कौन कहां तक पहुंचा है। आज फिलहाल हम चर्चाएं खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन इस चर्चा का मकसद ये था कि देश के लोगों के सामने ये बात आए। सुधांशु मित्तल ने जो सारे फैक्ट्स रखे वो सच है कि अलगाववादियों के अपने बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं होते। अलगाववादी नेताओं के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ एग्जाम हो रहा है, और कश्मीरी का बच्चा, आम कश्मीरी का बच्चा जिन स्कूलों में जाता है वहाँ अलगाववादी नेता पथराव करा रहे हैं, वहाँ आग लगा दे रहे हैं। अब आप खुद समझ लीजिए इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं।